क्या था? पेशवा। पहला पेशवा नहीं, सिर्फ छत्रपति शाहू का पहला पेशवा। पहला पेशवा शामराज नीलकंठ जो शिवाजी का था, जिसको मैंने आज ही अपनी जीके की क्लास में बात करी है। तो बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा बना और उसने धीरे धीरे न केवल छत्रपति शाहू के दुश्मनों का सफाया कर दिया, बल्कि उसने छत्रपति शाहू का भी सफाया कर दिया। और सत्ता पर कौन बैठ गया? धीरे धीरे पद किसका महत्वपूर्ण होने लगा? पेशवा। कहानी बिल्कुल यहां से नहीं शुरू करनी, कहानी वहां से शुरू करनी है। पहला पेशवा शाहू का बालाजी विश्वनाथ। दूसरा पेशवा बाजीराव प्रथम, जो मूवी आई थी पीछे, वो वही बाजीराव प्रथम है। छत्रसाल बुंदेला का राजा, जिसने मस्तानियों से भेंट करी थी, जिसकी वजह से बाद में सारा तमाशा हुआ। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव। पानीपत का तीसरा युद्ध जब हुआ 1761 में, उस समय मराठों का पेशवा था बालाजी बाजीराव। वो वहां युद्ध से इतना प्रभावित हुआ हार के, और वो मारा गया। बालाजी बाजीराव मर गया और मराठों का सूर्य एक समय अस्ताचल की ओर चल पड़ा। ऐसा लगने लगा कि अब भारत में एक ही ताकत बची है, और वो है अंग्रेज, मुगल नहीं। क्योंकि मुगल अगर ताकतवर होते तो मराठा कभी भी उत्तर भारत की राजनीति में काबिज नहीं होते, वो कमजोर थे। इसीलिए अब इस घटना को अगर जोड़ोगे तो ये वहां भी चली जाएगी, राजपुताना में भी चली जाएगी। क्यों? राजपुताना के अधिकांश शासक किसके गुलाम थे? मुगलों के। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी? मुगलों की। जब मुगल अपनी सुरक्षा करने में नहीं थे समर्थ, तो वो अपने जो नीचे चहेते उनके मातहत हैं उनकी सुरक्षा कैसे कर लेंगे? इसलिए अपनी रक्षा करने के लिए अब राजपूत किनके चरणों में जा गिरे? मराठों के। और फिर मराठों से आजादी पाने के लिए किनके चंगुल में फंस गए? अंग्रेजों के। तो इसलिए जिस समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, वो हमारा मोड़ है, और वहां से शुरू होती है कहानी। पहली कहानी, इस समय अगर मराठा जो घूम रहे हैं, उनकी पूरी ताकत की जो धुरी घूम रही है, वो किसके इर्द गिर्द? पेशवा। अब हम एक क्रम लिखते हैं पेशवाओं का। कब से? इस समय से। पहले 1761 में क्या घटना घटी थी? पानीपत का तीसरा युद्ध। इस समय जो पेशवा था हमारे पास पहला, बालाजी बाजीराव। बस यहीं से कहानी बन जाएगी। ये तो मर गए, मराठे पतन की ओर चले गए, लेकिन मराठे नहीं मरे, मराठा राज्य नहीं मरा, कुछ समय के लिए दब गया। और उन मराठों को फिर से उठाने वाला 2 नंबर व्यक्ति जो बाद में पेशवा बना, जिसका नाम था माधवराव। याद रखना, आप इसे माधवराव प्रथम भी कह सकते हैं, वरना जरूरत तो नहीं पड़ती, पर आगे कहानी आएगी। माधवराव ने मराठों को फिर इकट्ठा किया, लेकिन एक घटना, बहुत बड़ा प्रश्न है ये, जहां मैं कहूं बहुत बड़ा प्रश्न है, बस उतनी बात रखनी है, बाकी सब समझनी है। 18 नवंबर 1772 को माधवराव की मौत हो गई। जैसे ही माधवराव की मौत हो गई, ऐसा लगने लगा कि मराठे फिर से जो उठे थे कि बिखर जाएंगे। क्यों बिखर जाएंगे? ऐसा क्यों लगने लगा? यहां से एक बड़ी मजेदार कहानी है। अब माधवराव तो मर गया, पेशवा तो किसी को बनना, और पेशवा का पद पाने के लिए उस समय बहुत होड़ मची थी। और याद रखना, उस समय हर बड़ा मराठा नेता अपने आप को शासक समझने लगा था। वो सोचता था कभी मेरे हाथ लग जाए। क्योंकि एक चीज देखो, बात अगर ताकतवर किया तो बड़े बड़े ताकतवर लोग यहां बैठे थे मराठा राज्य में, लेकिन अब हुआ क्या? ये मरा, इसके बाद इसका भाई पेशवा बना, जिसका नाम था नारायण राव। ये कहानी समझ लेना, आसान हो जाएगा घर पे जाके पढ़ना। माधवराव के मरने के बाद गद्दी पर बैठा नारायण राव, और टाइम था 1772। समय नहीं आएगा, लेकिन हुआ क्या? इन दोनों का एक चाचा, ये एक प्रश्न आपको दे के जाएगा पेपर में, ये व्यक्ति राघोबा, जिसका नाम था, ये प्रश्न देगा, उम्मीद है पूरी, स्टैंडर्ड का प्रश्न है। मरा ये, गद्दी किसे मिली? नारायण राव। नारायण राव को गद्दी से हटाने का प्लान किसने किया? जिससे मिलकर अपनी पत्नी से, जिसका नाम था आनंदीबाई, दोनों ने प्लान किया, षड्यंत्र किया और नारायण राव की हत्या की। 1773 में नारायण राव की इन्होंने हत्या कर दी, और पेशवा कौन बन गया? रघुनाथ राव। राघोबा के नाम से भी इसे जानते हैं। षड्यंत्र किया, सूझबूझ नहीं थी, मक्कार आदमी था, सत्ता चाहता था, मिल गई।
क्यों मिल गई? ये तो मार दिया गया, लेकिन गद्दी पर इसका बेटा भी तो बैठ सकता था। सवाल ये है, उस समय इसके बेटा नहीं था। लेकिन इन्हीं दिनों में दो घटनाएं एक साथ घटी। ये गद्दी पर जबरदस्ती बैठा था, ये बात तो आप समझ रहे हो। ये जबरदस्ती बैठा, मराठे इसका विरोध तो करेंगे, और वो विरोध करने वाला व्यक्ति, दो व्यक्ति, नाना फडणवीस और एक नाम महादजी सिंधिया, दो नाम। इनकी कहानियों में मत जाना, पीछे बहुत लंबे इतिहास है इनके। अब फडणवीस तो होता था जो लगान वसूली का ध्यान रखता था, आए गए। फडणवीस काम है, जाति नहीं। अब हुआ क्या, इसका नाम तो था बालाजी जनार्दन। जनार्दन इसके पिता का नाम था, बालाजी इसका नाम था, जिसको नाना फडणवीस कहते हैं हम। नाना सा मरियल सा, पतला सा, कमजोर सा आदमी, लेकिन पूरे मराठों पर इसकी धाक थी, इसकी मानते थे लोग। प्रश्न ये, वो ध्यान रखना, जब ये पेशवा बना, ये लोग बड़े बुजुर्ग नेता थे मराठों के। इस व्यक्ति ने एक काम किया, इसको पेशवा के रूप में स्वीकार उसने नहीं किया, और इसने 12 बड़े मराठा नेताओं की एक संसद बनाई, एक सभा बनाई, जिसको 12 भाई संसद कहते हैं। बड़े भाइयों की संसद। 12 भाई तो धीरे धीरे शब्द प्रचलित हो गया, बड़े भाइयों की संसद, जो पूरे बड़े मराठा बुजुर्ग नेता है, और वो कहते हैं हम शासन चला लेंगे, इसको नहीं मानेंगे। और एक अच्छी घटना घटी इन्हीं दिनों में। जो मर गया था नारायण राव, उसकी पत्नी गंगाबाई ने एक बेटे को जन्म दिया। इससे मामला खराब हो गया। किसके लिए? समझ आ रही है बात? रघुनाथ राव गद्दी पर बैठा जबरदस्ती, इसने विरोध किया। 12 बड़े भाइयों की संसद बनाई, मराठों को एकजुट किया, किसके खिलाफ? रघुनाथ राव। और इन्हीं दिनों में इसके सपनों पर पानी फिरा कि नारायण राव की पत्नी गंगाबाई ने एक बेटे को जन्म दे दिया, और उसका नाम भी लोगों ने यही रखा, माधवराव सेकंड। उसका नाम रख दिया और उसे बना दिया पेशवा, घोषित कर दिया। छोटे से शिशु को पेशवा घोषित कर दिया, और शासन कौन करने लगे? 12। और एक चीज ध्यान रखना, आप बार बार एक बात पढ़ोगे अपने सिलेबस में, नाना फडणवीस, महादजी सिंधिया, इनको इतना ऊपर उठने का अवसर कैसे मिला? इस दौरान जब कौन छोटा था, उस दौरान इनकी धाक जम गई, लेकिन इन्होंने अपनी धाक का कभी भी नाजायज फायदा नहीं उठाया। मराठों के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए, एकजुट रखा। नाना फडणवीस बहुत बड़ा नाम है, सन 1800 में मरा था। तो कर्नल पामर जो उस समय वहां थे, उन्होंने कहा था, मैं मानता हूं नाना के मरने के साथ ही मराठों की सूझबूझ भी मर गई। इसलिए एक बहुत बड़ा नाम है नाना फडणवीस। फिर कहानी आगे बढ़ाते हैं। यही एक प्रश्न है जो अब दे रहा हूं पेपर के लिए। रघुनाथ राव गद्दी से हटना पड़ा, क्यों? उसका जायज बेटा पैदा हो गया, पेशवा बन गया। ये निकला और एक अंग्रेजों के पास पहुंच गया संधि करने के लिए। अब एक चीज, ये कहां है मराठे? दक्षिण। ये रही जगह दक्षिण भारत में। इनके पड़ोस में जो प्रेसिडेंसी पड़ती थी इनकी, वो थी बंबई। बंबई प्रेसिडेंसी में पहुंच गया कौन? राघोबा, रघुनाथ राव। और उसने जाकर एक संधि करी, वो बाद में। जिसके पास गया वही लॉर्ड हॉर्नबाई। कौन? बंबई काउंसिल का अध्यक्ष। किसके साथ संधि हुई? रघुनाथ राव के। और जिस संधि का जो नाम है, ये पेपर के लिए बहुत ही बड़ी है, संधि हुई ये सूरत की संधि मराठा इतिहास में, और एक बेसीन की संधि मराठा इतिहास में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसा नागौर दरबार ने किया, वो काम यहाँ हो गया। राजस्थान के लिए वहां बुरा हुआ, और मराठों के लिए यहाँ बुरा हुआ। कैसे? रघुनाथ राव राघोबा बंबई पहुंच गया, लॉर्ड हॉर्नबाई के साथ उसने संधि करी। उस संधि का नाम है सूरत की संधि। 6 मार्च 1775। ये प्रश्न अब तक पढ़े हुए टॉपिक में, ये प्रश्न बहुत ही बड़ा। एक तो ये था, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय पेशवा कौन? बालाजी बाजीराव। और ये राघोबा नारायण राव का चाचा था, जिसने बंबई के साथ कौन सी संधि करी? सूरत की। और उस संधि में क्या था? मैं आपको 1.5 लाख रुपया दूंगा वार्षिक। किसके बदले में? आप अपने 2500 सैनिक मेरे यहां रख सकते हो, जब मैं पेशवा बन जाऊं, मैं 1.5 लाख रुपया वार्षिक दूंगा।
और दूसरी बात, सूरत नगर परमानेंट आपका। तीसरी बात, महाराष्ट्र में 2 प्रदेश थे, ये नाम सीधे रट लेना, बेसीन, सालसेट, 2 नाम बिल्कुल महाराष्ट्र में बंबई के आसपास है, व्यापार के लिए बहुत बड़े नगर, बेसीन और सालसेट, वो भी देने का वायदा किया रघुनाथ राव ने अंग्रेजों को। चलो एक बात और, ये इतना याद रखने की जरूरत भी नहीं है, जो याद रखना है वो मैं बता रहा हूं। सूरत की संधि किस किस के बीच में, बंबई काउंसिल और रघुनाथ राव के बीच में, तारीख ना याद रखें, ये याद रखें 1775। अब इसमें एक ही शर्त, बाकी छोड़ो, इसने क्या वायदा किया, इसको मैं तेरे को क्या बना दूंगा, पेशवा। बात इतनी सी याद रखो जो समझ आ जाए। इसने सेना भेज दी मराठों से लड़ने के लिए, मराठे उलझ गए। जब मराठे उलझ गए, इन्हीं दिनों में थोड़ा पेचीदा है मामला, इस काउंसिल ने इंटरफेयर किया, बंगाल काउंसिल ने इंटरफेयर किया। और अब देखिए टाइम क्या है, 1700। इस समय बंगाल काउंसिल में कौन था, वह, इसने इंटरफेयर किया और इस युद्ध को रोक दिया। क्यों रोका, कि रघुनाथ राव को पेशवा हम क्यों बनाएं। इसने कहा कि आपने जो संधि करी है वो उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, अब 3-4 चीजें आपको जोड़नी है। ये सन, अगर आप होशियार हो तो उत्तर दोगे, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट की एक धारा थी कि कंपनी भारत में हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी, किसी भी रियासत के निजी मामलों में टांग नहीं अड़ाएगी। ये तो हो गया, निजी मामलों में टांग अड़ा दी, इसलिए बंगाल काउंसिल ने इंटरफेयर किया, इस संधि को रद्द कर दिया। लेकिन पेपर के लिए तो प्रश्न है, सूरत की संधि हुई, रद्द हुई, और इस युद्ध को रोकने के लिए इस बंगाल काउंसिल ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था कर्नल अपटन। ये नाम थोड़ा अजीब है। कर्नल अपटन गया कहाँ, पूना। उसने जाकर इनसे बातचीत करी मराठों से, सारा मामला ठीक था, मराठे युद्ध बंद करने को तैयार थे, अंग्रेज भी युद्ध बंद करने को तैयार थे, लेकिन एक शर्त पर मामला बिगड़ गया। मराठों को गुस्सा था, उन्होंने कहा आपके सामने हमारी एक शर्त है कि आप रघुनाथ राव हमें सौंप दो, हम उसके साथ जो मर्जी सलूक करें। और कर्नल अपटन ने ये बात नहीं मानी, फिर झगड़ा हो गया, फिर युद्ध। अभी मराठे फिर लड़ रहे थे कि इन्हीं दिनों में, सिर्फ नाम की बात करूंगा, बहुत लंबी कहानी, हर नेता के बाद नहीं। एक नाम है सदाशिव राव। सदाशिव राव बहुत बड़ा नाम, जो मराठों के खिलाफ अंग्रेजों के साथ खड़ा हो गया, और इस वजह से मराठों को एक समझौता मजबूरी में हारकर करना पड़ा। वो था पुरंदर की संधि, याद है, 1776, 1 मार्च 1776, पुरंदर की संधि। सवाल ये नहीं आएगा पेपर में पुरंदर की संधि क्या है, सवाल आएगा पुरंदर की संधि पर मराठों की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे, सुखराम बापू ने। यह है प्रश्न, यह याद रखना। सुखराम बापू ने इस पुरंदर के समझौते पर संधि की। कहानी सुनते जाओ और इसमें फिर बड़े ट्विस्ट हैं। एक चीज आपके दिमाग में सदैव रहनी चाहिए, वो चाहे मैं ना भी पढ़ाऊं और मैं हर बार ये बात कह के जाता हूं, वो ये, इस समय अंग्रेज जो भी कर रहे थे, उनकी जितनी भी गतिविधियां थी, उनमें क्या अभी लग रहा है कि इनका उद्देश्य ये है कि हम यहाँ के राजाओं को हरा दें? नहीं, वो इन राजाओं को हरा नहीं रहे थे, वो इन राजाओं में इंटरफेयर करके अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। उसकी वजह थी उस समय भारत में फ्रांसीसी भी मौजूद थे, और उन फ्रांसीसियों से उनको भय रहता था, अगर हमने अपना साम्राज्य, अपनी कंपनी का अधिकार क्षेत्र नहीं बढ़ाया तो वो किसके अंडर में चला जाएगा, फ्रांसीसियों के। और इसलिए उपनिवेशों की दौड़ में अंग्रेजों ने अपने आप को टिकाने के लिए हर रियासत के झगड़ों के बीच में टांग फंसाई, चाहे कि उनको अधिकार इंग्लैंड से नहीं थे। अब हुआ क्या, ये घटना अब तक एक पड़ाव है। पुरंदर का समझौता हो गया, एक बार शांति स्थापित हो गई, एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए गए। लेकिन 2 साल ही गुजरे थे, 1778 में एक घटना घटी। मराठों के दरबार में फ्रांसीसियों का एक दूत आया, सेंट लुबिन, एक व्यक्ति आया, और सेंट लुबिन का बड़ा जोरदार स्वागत हुआ, बड़ी इज्जत की गई, बड़ा खाना पीना हुआ। और थोड़े ही दिनों बाद एक अंग्रेज दूत आया, मॉटसन,
मॉटेसन नहीं पूछे जाएंगे पेपर में, मैं तो कहानी जोड़ रहा हूँ। लुबिन आया, मॉटसन आया, दोनों की आओ भगत में फर्क था। ज्यादा आओ भगत किसकी हुई? फ्रांसीसी। इससे नाराज कौन हो गए? अंग्रेज। और अंग्रेजों को बहाना मिल गया। सिर्फ इसी बात को लेकर बड़ा बनाया गया कि आप हमारे खिलाफ किससे साठगांठ कर रहे हो? फ्रांसीसियों से। झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया। और अब झगड़े में एक बात ये भी याद रखना, एक बहुत बड़ा नाम राजस्थान से जुड़ा हुआ, मल्हार राव होलकर, जो बूंदी, जयपुर यहाँ आया था लूटने के लिए, बहुत बड़ा नाम। महादजी सिंधिया भी एक बार राजस्थान से हार के गया था तुंगा के युद्ध में, और उसने कसम खाई थी अगर मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन 1790 में जीत तो गया, लेकिन फ्रांसीसी को ही लेकर आया। डी बोई की कब्र नागौर में ताउसरवास में बनी हुई। तो वो घटनाएं राजस्थान से जुड़ी। मल्हार राव होलकर और महादजी सिंधिया दोनों ने थोपे गए युद्ध को लड़ा। थोपा ही तो था अंग्रेजों ने बहाना लेकर, उस युद्ध को लड़ा। इस युद्ध का नाम था तेलगांव का युद्ध। तेलगांव नामक जगह पूना के पास मुठभेड़ हुई और अंग्रेज उसमें हार गए। और एक बड़ा मजेदार स्टेटमेंट, अंग्रेज हार गए और वारेन हेस्टिंग्स को मजबूरी में हार कर मराठों से उन शर्तों पर साइन करने पड़े। शर्तें किसकी मर्जी की थी? मराठों की। और उस समझौते को कहते हैं बड़गांव का समझौता। 29 जनवरी 1779 में जो समझौता हुआ, उस समझौते के बारे में वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक बात कही थी कि मैं जब जब बड़गांव समझौते की शर्तों को पढ़ता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता। मतलब मैं मराठों से हार गया और वो उस अपमान का बदला लेना चाहता था। अभी देखो, मैंने इतनी कहानी सुना दी, अभी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ। जितनी भी संधियां पड़ी हैं, पेपर बनाने वाला क्या करेगा? हम 3 आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, बहुत कुछ तो उससे पहले ही हो गए। ध्यान रखें, अभी बड़गांव समझौता पहले आंग्ल मराठा युद्ध का कारण है। उसमें मराठा जीत गए और समझौता मजबूरी में किया था अंग्रेजों ने। और हेस्टिंग्स कहता था कि मैं जब जब बड़गांव समझौते की शर्तों को पढ़ता हूं मेरा सर लज्जा से झुक जाता है। वो उस संधि को तोड़ना चाहता था, जीतना चाहता था, और उसने लड़ाई ठोक दी। ठीक लड़ाई जारी कर दी। अब यहां एक मामला हो, हमें दिमाग चलाना होगा कि दक्षिण में क्या केवल मराठी थे? और भी तो थे, निजाम भी तो था, मैसूर भी तो था, हैदर अली, टीपू सुल्तान। वो क्या कर रहे थे? वो इस मामले में क्या कर रहे थे? मराठे बहुत होशियार थे। महादजी सिंधिया ने नाना फडणवीस का करीबी दोस्त था हैदर अली, और इन्होंने उनके अंग्रेजों के खिलाफ इनको खड़ा कर लिया, हैदर अली को और निजाम को अपनी ओर मोड़ दिया। अंग्रेज यहां भी खतरे में आ गए, लेकिन आखिरकार एक धोखा हो गया हैदर अली के साथ, वो ध्यान रहे। लेकिन अभी पहले हम ये बात करेंगे, इस युद्ध में महादजी सिंधिया अंग्रेजों से हार गया और उसने ये वायदा किया अंग्रेजों से, मैं मराठों के साथ आपकी सुलह करवा दूंगा, संधि करवा दूंगा। संधि हो गई और यह संधि साल बाई की संधि। पहले आंग्ल मराठा युद्ध का अंत जिस संधि से हुआ वो थी साल बाई की संधि 1782, याद रखना। और एक चीज ठीक कर लेना, सुखराम बापू यहां है, वहां है, सुखराम बापू यहां है, वो करेक्टर वहां जुड़ गया। अब है साल बाई की संधि पर मराठों की ओर से। जब आप किताबें पढ़ोगे तो मूल बंदा वही है सुखराम बापू, लेकिन जब आप संधि पेपर में ये भी आ सकता है, ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न ये भी आ सकता है, माधव राव सेकंड, पेशवा कौन था इस समय? नारायण राव का बेटा, लेकिन वो भी छोटा है इसलिए उसका रोल नहीं है कहीं। रोल कौन अदा कर रहे हैं? महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस जैसे लोग। अब एक पढ़ा, अब अगली घटना यह है, अब हमने जो अब तक पढ़ा है वो ये है कि मराठों के साथ एक युद्ध हुआ, उससे पहले क्या क्या हो गया? सूरत की संधि, बहुत बड़ा प्रश्न। पुरंदर की संधि, हारे थे मराठे, बड़गांव में जीते थे मराठे, और बड़गांव का समझौता अंग्रेजों के लिए नहीं मराठों के लिए बहुत बड़ी विजय थी। लेकिन वो समझौता ज्यादा दिन नहीं चला, हेस्टिंग्स ने तोड़ दिया और आखिरकार युद्ध हुआ और उस युद्ध में मराठे हार गए, जिसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध कहते हैं। साल बाई की संधि हुई 1782, युद्ध खत्म हो गया और आने वाले 20 साल शांति से गुजर गए। 20 साल जोड़ो, 1782 में 20 जोड़ दिए तो क्या हो गया? यानी कि अब तक लड़ाई नहीं हुई। इसी बीच बहुत कुछ घटा।
बंगाल का गवर्नर जनरल पहला वारेन हेस्टिंग 1772 से 1784 है शायद 1785। अब ये घटना देखो, ये युद्ध खत्म हो गया, कितने साल शांति रही? 20 साल। उस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या क्या घट गया, ये चला गया। और अब कुछ समय के लिए क्या हुआ, 21 महीने तक एक कार्यवाहक गवर्नर रहा, मैकफर्सन। 21 महीने उसने शासन किया, कार्यवाहक था, कोई बड़ा काम वो नहीं कर सकता था। फिर एक बहुत बड़ा नाम कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 स्थायी बंदोबस्त चलाया, कानून व्यवस्था देके गया, पुलिस प्रशासन में बहुत काम कर गया वो। लेकिन यहां भी उसने एक काम किया अच्छा। अभी तक जो अंग्रेजों की नीति थी कि किसी रियासत में इंटरफेयर नहीं करोगे, उसने उसको पालन किया, किसी को नहीं छेड़ा, चला गया 1793। और उसके बाद जो व्यक्ति आया, सर जॉन शो, नहीं याद रखना, 1793 से 1798, ये साल बहुत है। इस समय जो आया, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली, ये है नाम। 1798 से 1805 इसका काल मराठों में फिर आग लगा था। अच्छा भला चल रहा था, सब कुछ ठीक, संधि हो गई, सब ठीक चल रहा था, और ये आ गया और इसने आकर जो किया वो हम आगे पढ़ रहे हैं। वेलेस्ली जब आया, कुछ होता उससे पहले मराठों में कुछ घट गया। वो कैसे घट गया, अब ये देखिए। 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। और मैंने पहली बात कही, कर्नल पामर कहते हैं कि जैसे ही नाना की मृत्यु हुई, मराठों की सूझबूझ भी चली गई, विदा हो गई हो, और अब मराठे आपस में लड़ने लग गए। और वो आपसी लड़ाई क्या कर गई, थोड़ा अब मामला पेचीदा है आगे। इस समय तो ये मरा, और इस समय ये मर गया माधवराव सेकंड। कौन है ये? नारायण राव का बेटा, जो क्या है पेशवा। वो मर गया, पेशवा की गद्दी खाली हो गई। ये मर गया, एक योग्य व्यक्ति मर गया जो अब तक इन लोगों को एकजुट किए हुए था। एकदम से बुरा दिन आ गया मराठों का, और वो बुरा दिन, अब आप क्या समझे, किस गद्दी के लिए फिर लड़ाई हो गई, पेशवा। और अब गड़बड़ी हो गई, बड़े बड़े मराठा नेता इस गद्दी के लिए ललायित हो गए। लेकिन जो कामयाब रहा वो था, एक प्रश्न ये देगा, एक प्रश्न तो रघुनाथ राव के लिए बना था, एक इसके लिए। खैर अभी समझो, बाजीराव द्वितीय पेशवा बन गया। याद रहे 1857 की क्रांति में जो धोंधू पंत नाना साहब, जिन लोगों को पढ़ते हो, इसी के वंशज हैं वो। अब माधवराव द्वितीय के बाद इसने जबरदस्ती कूटनीति से गद्दी हासिल कर ली, क्योंकि ये व्यक्ति अब नहीं है जिसको आप कहते हो नाना साहब, ये तो मर गए। लेकिन अब एक घटना और होगी। ये कूटनीतिज्ञ तो था, लेकिन चरित्रवान नहीं था, कमजोर कैरेक्टर का मालिक था, और जल्दी ही किसी के प्रति झुक जाया करता था। ताकतवर लोगों का अक्सर देखा हुआ, कई लोगों को जिनकी आदत रहती है कि दो तगड़े खड़े हैं तो उनकी तरफ झुक जाने की आदत होती है उनको, अपना पक्ष मजबूत करने के लिए। ये भी कुछ ऐसा ही। और अब इसके ऊपर डोरे डालने लगे कुछ मराठा नेता। क्यों भैया, जिसके हाथ की कठपुतली बनेगा वो अपनी मर्जी करेगा। जैसे कहना तो नहीं चाहिए, मनमोहन सिंह भाई, प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के अध्यक्ष की कठपुतली है तो लोग अक्सर कहने लगे थे शासन कौन कर रहा है। तो वही कुछ यहाँ हो, योग्य भले कितना ही हो, योग्यता फेल हो गई, क्योंकि इसके ऊपर कुछ मराठा ताकतवर नेताओं ने अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करी। वो जिन्होंने करी वो कहाँ के मराठा नेता थे? एक तो था वो ग्वालियर का, अभी मैं सीधा नाम लिख रहा हूँ, और एक था इंदौर का सूबेदार। दो लोग थे, और ये दो लोग कौन थे? एक का नाम था दौलत राव सिंधिया, और एक का नाम था जसवंत राव होलकर। ये थोड़े नाम रटने ही हैं सीधे। प्रयास क्या कर रहे हैं दोनों? जसवंत राव होलकर जो इंदौर का है, और जो ग्वालियर का है दौलत राव सिंधिया, किसके ऊपर प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कामयाब रहा, सिंधिया कामयाब रहा। इसको तो जलन होनी थी। चलो खैर वो कोई बात नहीं, इसने इस पर प्रभाव बना लिया, काम चल गया। इसने इसके साथ मिलकर इसको मिटाने की ठान ली। यहां गड़बड़ हो गई, और मिटाया भी कैसे? ये सारे झगड़े हो कहां पर रहे थे? पूना में। और पूना में सिंधिया ने इसके सहयोग से
जसवंतराव होलकर के भाई को मरवा दिया। इसका नाम था बिट्ठू जी। मर गया, बिट्ठू जी मर गया, आज बबूला हो गया, पहुंच गया लाल लश्कर लेकर पूना में। पूना में क्या किया, इसको गद्दी से ही हटा दिया, इस पर हमला कर दिया, देखी जाएगी जो होगा। ये भागा और इसकी जगह पेशवा भी बनाया गया किसी को, इसके पोते को, जिसका नाम था विनायक राव। ये नाम ना याद रहे चलेगा, अब कड़ी क्या याद रखनी। ये पेशवा बना, पेशवा के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए दो नेता तैयार हैं, दौलत राव सिंधिया और जसवंत राव होलकर। कामयाब रहा दौलत राव, इसने इससे मिलकर किसको खत्म करने की सोची, इसको। और जसवंत राव होलकर के भाई की पूना में, वो बड़ा नेता था, उसकी हत्या करवा दी, गुस्से में आया, इसने इसको ही हटा दिया। ये भागा किसके पास, लॉर्ड वेलेस्ली के पास। यहां है प्रश्न। अब ये, इसको एक बात तो क्लियर हो गई, इसके भरोसे अगर बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा। मुझे मदद इसके खिलाफ और किसकी लेनी, अंग्रेजों की। और उस समय मौके का गवर्नर कौन, लॉर्ड वेलेस्ली, जो सहायक संधि को भारत में लेकर आया था। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसके साथ संधि करी कि मैं तुम्हें पेशवा बना दूंगा, और वो संधि विद तारीख याद रखनी है, ये तारीख भी याद, 31 दिसंबर 1802 बेसीन की संधि। सबसे बड़ा प्रश्न, बेसीन की संधि किसमें हुई, बाजीराव द्वितीय और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच। सीधा लिखा जाए अंग्रेजों के बीच तो भी गलत नहीं। इस संधि से बाजीराव द्वितीय को पेशवा बनाने के लिए चल पड़े अंग्रेज, आक्रमण करने के लिए। लेकिन इधर एक बहुत बड़ी हलचल, इसने किया क्या, इसने इस संधि में मराठों की स्वतंत्रता को गिरवी रख दिया अंग्रेजों। जो जो शर्तें थी वो सहन करने वाली मराठों के लिए नहीं थी। इसलिए कहा जाने लगा बेसीन की संधि से मराठा राज्य की अस्मिता को इसने अंग्रेजों के आगे गिरवी रख दिया। अब मराठे तो तैयार हो गए, संघ बनाने लगे, दुश्मन भी मिलने लगे कि हमें किससे लड़ना है, फाइनली अंग्रेजों से। और उसमें गड़बड़ हो गई। ये ध्यान रखना, सिंधिया और भोसले, अप्पा जी भोसले और रघुनाथ भोसले, वो तो मिल गए। अब ये नाम आपको याद रखने हैं, दौलत राव सिंधिया, रघुनाथ भोसले, अप्पा जी भोसले, ये दोनों तो मिल गए। जसवंत राव होलकर ने कहा मैं आपकी कोई मदद नहीं करूंगा। दोनों लड़े किससे, लॉर्ड वेलेस्ली से। और इनको हराने वाला आर्थर वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली का भाई, याद रखें। उसने दोनों को अलग अलग हराया, सिंधिया और भोसले को हराया। और ये पेपर के लिए दो संधियां, कुछ ना याद रहे, दो बातें याद रख लेना इस पूरे ढांचे में जो हमने अभी पिछले 5-7 मिनट में बात की है। सीधा एक नाम सिंधिया और एक नाम भोसले। संधि किससे हुई इनकी, अंग्रेजों से। ये पेपर में आता है, साल दोनों का ही है 1803। सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि, सह से सिंधिया, सुरजी अर्जुन गांव की संधि, और भोसले के साथ देव गांव की संधि, ये याद रखना। लेकिन सवाल ये है, सिंधिया के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि और भोसले के साथ देव गांव की संधि पर यहाँ प्रश्न अगर पूछा जाएगा, थोड़ा और आगे जाएगा कि भोसले ने जब देव गांव की संधि की तो उसने क्या किया। ये शर्त पेपर में बहुत बार आई हुई है। कटक और वर्धा नदी के मध्य के प्रदेश उसने अंग्रेजों को सौंप दिए, जो उस समय व्यापार के लिए सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कटक और वर्धा के बीच का प्रदेश किसको दे दिया गया, लॉर्ड वेलेस्ली को। ये सीधा याद रखना। लेकिन अब सवाल और दोबारा, ये देखो, सिंधिया से सुरजी अर्जुन गांव की संधि, भोसले के साथ देव गांव की संधि, कटक और वर्धा के प्रदेश देने वाला भोसले। सिंधिया ने जो दिया, अब आप यहाँ नहीं, आप 1857 की क्रांति राजस्थान की पढ़ना, उसमें लिखेगा अजमेर अंग्रेजों ने सिंधिया से प्राप्त किया। वो कैसे प्राप्त किया, ये जब संधि कर बैठा, इसने न केवल अपना दक्षिण का हिस्सा दे दिया, बल्कि उत्तर भारत में जितना प्रदेश इसके पास था गंगा और यमुना नदियों के बीच, और जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, वो सारे के सारा किसको दे दिया, अंग्रेजों को। इसलिए मराठों को बहुत नुकसान हुआ इस दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में। ये दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध है ये, जिसमें ये लड़े हैं सिंधिया भोसले। जब ये हार गए तो उठा जसवंत राव होलकर, मैं भी लड़ूंगा। लड़ा,
हार गया। किससे? कोटा में हारा, राजस्थान में, मुकंद दर्रे में। जिससे हारा वो व्यक्ति था मानसन, इससे हार गया, भरतपुर आ गया। और अब आप पढ़ते हो भरतपुर के दुर्ग में आकर छिप गया, और भरतपुर के दुर्ग को अंग्रेज भेजने में कामयाब नहीं हुए। पढ़ते हो ना, लोह दुर्ग भी कहते हैं। कर्नल लेक आया था लड़ने के लिए, 14 फरवरी से 21 फरवरी तक 4 बार हमला किया, बहुत बड़ा, लेकिन किले के फाटक भी नहीं खोल पाया। इसलिए भरतपुर के दुर्ग को कर्नल टॉड ने भी उल्लेख किया, तो इसलिए ये बच गया होलकर। और इन्हीं दिनों में एक गड़बड़, लॉर्ड वेलेस्ली की बहुत बेइज्जती हुई कि आपने होलकर को पकड़ने की बजाय आपने अपना टाइम किस पर वेस्ट किया? भरतपुर पर। क्यों आक्रमण करते रहे वहां? वो तो वहां से भाग गया, तो आपको वहां रुकना चाहिए था, नहीं रुकना चाहिए था, आपको उसको पकड़ना था। मजबूर किया गया, वेलेस्ली को त्याग पत्र देकर वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। बेइज्जती हो गई, वेलेस्ली तो चला गया। वो टाइम था 1805। पहले आया फिर कॉर्नवालिस, आते ही उसकी मौत हो गई, दुर्घटना में वो मर गया। वो गया, एक व्यक्ति फिर आया, 2 नाम लेता हूं बहुत बड़े बड़े, जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो, लॉर्ड मिंटो, लेकिन ये लॉर्ड मिंटो वो नहीं है, मार्ले मिंटो वाला, ध्यान रखना, ये 100 साल बाद की घटना। ये 1807 में आया था और वो 1907 में था। मार्ले मिंटो, मिंटो आया, लेकिन ये नाम भी याद नहीं रखना, नाम ये याद रखना, लॉर्ड हेस्टिंग्स। आप हिस्ट्री वालों को एक लाइन याद रखनी होगी, भले ही वो समझ में ना आए, अगला चैप्टर वही है। भारत में अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने वाला गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग्स। जब इसका टाइम 1813, और अब याद रहे, मैं मानता हूं पेपर में लॉर्ड हेस्टिंग्स अगर आएगा तो कहीं नहीं लिखा सिलेबस में, प्रश्न वो निकालेगा राजपूत राजाओं से, कि राजपूत राजाओं ने कब इसके साथ संधियां करी। पढ़ते हो ना वो चैप्टर जो राजस्थान में लगता है, पटवार में भी लगा हुआ है, 1818 की संधियां। अगर हिस्ट्री में बीए करिए तो सेकंड ईयर में पूरा टॉपिक लगता है कि अंग्रेजों के साथ राजपूताना शासकों ने 1818 में जो संधियां करी हैं वो कब कब करी। बहुत टेढ़ा मामला है वो, 10-11 शासक हैं, तारीखें हैं, महीने हैं, और उधर करने वाला है लॉर्ड हेस्टिंग्स। वो अगले चैप्टर में जब पढ़ूंगा एक सूत्र बताऊंगा, 5 मिनट में वो चैप्टर पूरा हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। सारी तिथियां, सारे वार, सारे दिन, सारे राजा, सारे राज्य, 4 लाइनों में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ अभी तो हमें मराठों को पढ़ना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आया और उसने आगे क्या किया वो अभी नहीं, अब आगे क्लास है 50 पे, तो आज इतना बहुत है। कल जब अगली क्लास लगेगी उसमें ना केवल मराठे बल्कि मैसूर दोनों पूरा हो जाएगा।